डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रभाकर कुमार और आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री जस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। ओके, आज 11th का एक टॉपिक आपके डिमांड पर मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एन फैक्टर। ओके, एन फैक्टर जो हमारे पास टर्म है वो 11th का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ओके, बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे हमारे पास अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं एन फैक्टर। क्या होता है एन फैक्टर? एन फैक्टर को हम नॉर्मलिटी फैक्टर भी कहते हैं। एन फैक्टर को हम कहते हैं नॉर्मलिटी फैक्टर। ये जो एन फैक्टर होता है कंपाउंड्स के या जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के नेचर पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट डिपेंड्स अपॉन types of molecules, types of molecules। ये मॉलिक्यूल्स के टाइप पे डिपेंड करने का मतलब हो गया, अगर मॉलिक्यूल्स एसिड है तो एसिड में जो उसकी बेसिसिटी होती है वही उसका एन फैक्टर। अगर मॉलिक्यूल बेस है तो बेस में उसकी जो एसिडिटी होती है वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। अगर मॉलिक्यूल सॉल्ट है उस सॉल्ट में या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्जिंग उसका एन फैक्टर होगा। अगर मान लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। ओके, अगर मान लेते हैं कोई भी एटम्स है या एलिमेंट है तो उसका जो वैलेंसी होगा, लोअर स्टेट में जो उसकी वैलेंसी होगी वही उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर कहलाएगा। तो इस टाइप से हमारे अलग अलग टाइप का अगर मॉलिक्यूल्स होगा तो उसमें एन फैक्टर उसी टाइप में हमारे पास निकलता है। ओके, यानी एन फैक्टर की अगर बात करते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स जिस टाइप का होगा उसी टाइप में हमारे पास एन फैक्टर निकलेगा। अगर हम बात करते हैं केस फर्स्ट केस में अगर बात करते हैं केस फर्स्ट, ओके, केस फर्स्ट, इफ मॉलिक्यूल इज एन एसिड। अगर मॉलिक्यूल क्या होता है, एसिड होता है, तो क्या हो, किस तरह से हमारे पास एन फैक्टर निकले। एसिड में एन फैक्टर क्या होता है, उसकी बेसिसिटी होता है। यानी इन एसिड एन फैक्टर विल बी देयर बेसिसिटी। हमारे पास एसिड में इन एसिड एन फैक्टर विल बी देयर बेसिसिटी। यानी अगर बात करते हैं एसिड में जो एन फैक्टर क्या होगा, उसकी बेसिसिटी होगी। यानी एसिड की जो बेसिसिटी होगी वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। यानी एन फैक्टर विल बी देयर बेसिसिटी। क्या होगा, उसकी बेसिसिटी होगी। ओके, अब क्या होता है बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी क्या होता है, एसिड जितना H प्लस डोनेट कर सकता है वही उसकी बेसिसिटी करता है। यानी कहने का मतलब होगा, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल H2SO4 मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। मैक्सिमम डोनेबल H प्लस विल बी बेसिसिटी एंड दैट विल बी एन फैक्टर। यानी H2SO4 कितना H प्लस डोनेट कर सकता है, 2H प्लस डोनेट कर सकता है, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी, कितना होगा, 2, और यही इसका क्या होगा, एन फैक्टर कहलाएगा। यह उसका क्या होगा, एन फैक्टर कहलाएगा। यानी एसिड में, किसी भी एसिड में जितने डोनेबल H प्लस होते हैं वही उसका क्या कहलाता है, बेसिसिटी होगा, और वही बेसिसिटी क्या होगा, एन फैक्टर कहलाएगा। वही बेसिसिटी क्या कहलाएगा, एन फैक्टर कहलाएगा। दूसरे अगर बात करते हैं HCl की, अगर बात करते हैं HCl में कितने डोनेबल H प्लस है, तो एक है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है H प्लस है जो डोनेबल है। तो इसकी जो हमारे पास इस तरह से हम भी लिख सकते हैं Cl माइनस डोनेबल, सिर्फ एक ही H प्लस है, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी 1, और वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर कहलाएगा। वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं H3PO4 का जो बेसिसिटी होगा वो क्या होगा, 3 होगा, 3H प्लस PO4 3 माइनस,
तो इसकी बेसिसिटी जो होगी, बेसिसिटी जो होगी 3, यानी उसका क्या होगा, n फैक्टर। उसका क्या होगा, 3 ही क्या होगा, उसके n फैक्टर कहलाएंगे। और भी एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं, और भी एग्जांपल्स की अगर बात, H3PO3, H3PO3 की अगर हम बात करते हैं तो H3PO3 की जो बेसिसिटी होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ये डिसोसिएट होता है हमारे पास 2H प्लस HPO3 तो इसकी बेसिसिटी जो होगी, बेसिसिटी जो होगी 2 होगी, वही उसका क्या होगा, n फैक्टर कहलाएगा। वही उसका क्या होगा, n फैक्टर होगा, इक्वल टू। ठीक उसी तरह से H3PO2 की अगर बात करते हैं, H3PO2 में उसकी बेसिसिटी 1 होता है, यानी एक ही H प्लस डोनेट करेगा। बेसिसिटी कितनी होगी हमारे पास, सिर्फ 1, वही उसका क्या होगा, n फैक्टर कहलाएगा। ओके, n फैक्टर होता है डोनेबल H प्लस। ऐसा नहीं कि जितने H प्लस उसमें प्रेजेंट होगा वही डोनेबल होगा, नहीं। किसी भी एसिड में हमारे पास हाइड्रोजन रहते हुए भी वो डोनेट नहीं भी कर सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इसी तरह से H3PO3, H3PO3 की अगर हम बात करते हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन है, लेकिन 3 हाइड्रोजन में से सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन क्या है, डोनेबल है। उसकी बेसिसिटी सिर्फ 2 ही है। ओके, एक हाइड्रोजन क्या होगा, वो रिमूव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे रीजन की अगर बात करते हैं तो H प्लस वहीं से रिमूव होता है जहां जो H प्लस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा। अगर हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है, वही H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल सकता है। अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, तो कभी भी हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में रिलीज नहीं हो सकता है। अगर इसी तरह से अगर बात करते हैं, ठीक है, H3PO4 का स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो P डबल बॉन्ड O, OH, यानी 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये तीनों हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो सकता है। तो इसकी बेसिसिटी यानी n फैक्टर क्या हो गया, n फैक्टर हो जाएगा 3। अगर बात करते हैं उसी तरह से हमारे पास H3PO3 की अगर बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा हमारे पास। सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है। ये हाइड्रोजन फास्फोरस, जो फास्फोरस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में नहीं आता है, यानी 2 हाइड्रोजन क्या होगा, सिर्फ रिलीज होगा। तो इसलिए इसका n फैक्टर की बात करते हैं तो n फैक्टर हो जाएगा 2। उसी तरह से बात करते हैं H3PO2 की अगर बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है। ओके, इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है। एक ही हाइड्रोजन है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, तो इसलिए यही हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। बाकी ये दोनों हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ अटैच्ड है, तो ये रिमूव नहीं हो सकता, ये डोनेट नहीं कर सकता है। तो इसका, इसलिए इसका जो n फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। n फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं H3BO3 की, H3BO3 की अगर बात करते हैं तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, H3BO3 की बेसिसिटी 1 होगी। लेकिन सबसे पहले टर्म ध्यान देने वाली बात यह है कि H3BO3 प्रोटोनिक एसिड नहीं है, इट इज ए लुईस एसिड। इट इज ए लुईस एसिड। ये वाटर से एक OH माइनस को एक्सेप्ट करता है, यानी कहने का मतलब एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो इट इज ए, देखिए, लेविस एसिड, इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, और ये सिर्फ वाटर से एक ही OH माइनस को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसका n फैक्टर 1 होगा। इसका n फैक्टर, तो H3BO3 की अगर बात करते हैं तो H3BO3 इट इज लुईस एसिड एंड इट्स बेसिसिटी इक्वल टू 1। तो n फैक्टर की अगर बात करते हैं, n फैक्टर इक्वल टू 1। n फैक्टर क्या होगा,
बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, अगर मान लेते हैं H2CO3 की अगर बात करते हैं, H2CO3 का बेसिसिटी की बात करते हैं, H2CO3 की अगर बात करते हैं तो ये 2H प्लस CO3 2 माइनस में डिसोसिएट, इसलिए इसकी बेसिसिटी की अगर बात करते हैं, बेसिसिटी इक्वल टू 2, यानी n फैक्टर विल बी 2। अगर मान लेते हैं ये किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, मान लेते हैं ये इसका रिएक्शन H2CO3 का रिएक्शन NaOH के साथ कर रहा है, अगर मान लेते हैं NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट हमारे पास बना रहा है NaHCO3, तो अब बताइए इसका n फैक्टर क्या होगा, इसकी n फैक्टर। यहां पर अगर बात करते हैं तो फ्री फॉर्म में H2CO3 2H+ से रिलीज कर सकता है, लेकिन यहां पर H2CO3 सिर्फ एक ही H+ को रिलीज कर रहा है और उसके बदले में एक Na+ आ रहा है, Na+ आ रहा है, तो इसलिए इसका n फैक्टर क्या होगा, इस रिएक्शन में इसका n फैक्टर 1 होगा, क्योंकि यहां पर H2CO3 सिर्फ एक ही H+ को रिलीज कर रहा है, एक ही H+ को डोनेट कर रहा है और उसके जगह पर एक ही Na+ आ रहा है। तो यहां पर इसकी बेसिसिटी, यहां पर इसकी बेसिसिटी की बात करते हैं, बेसिसिटी इक्वल टू 1, यानी यही इसका क्या होगा, n फैक्टर विल बी 1, n फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास, ठीक है, एसिड के लिए बेसिसिटी, एसिड के लिए जो बेसिसिटी होगा वही उसका n फैक्टर होगा। अब आते हैं हमारे पास केस सेकेंड, ठीक है, इफ मॉलिक्यूल्स आर बेस, ओके, अगर मान लेते हैं मॉलिक्यूल बेस होता है तो क्या होगा, तो बेस के लिए अगर बात करते हैं तो बेस की जो एसिडिटी होगा वही उसका n फैक्टर कहलाएगा, यानी फॉर बेस, ठीक है, इट्स एसिडिटी विल बी n फैक्टर, बेस के लिए उसकी जो एसिडिटी होगा वही क्या होगा, n फैक्टर कहलाएगा। एसिडिटी कहलाता है हमारे पास नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, अगर एक मॉलिक्यूल बेस से जितने OH माइनस रिलीज होते हैं वही उसका क्या कहलाएगा, एसिडिटी कहलाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, एसिडिटी कहलाएगा। जैसे NaOH की बात करते हैं तो NaOH सिर्फ एक ही OH माइनस को रिलीज करेगा, तो इसकी एसिडिटी 1 होगा, वही उसका क्या होगा, n फैक्टर होगा। तो ये इस फॉर्म में रिलीज होगा Na+OH-, तो एक ही OH माइनस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो इसकी जो एसिडिटी होगी, एसिडिटी होगा 1, वही क्या होगा, n फैक्टर इक्वल टू 1। ओके, अगर बात करते हैं दूसरा CaOH का होल ट्वाइस की बात करें, CaOH का होल ट्वाइस, तो CaOH का होल ट्वाइस 2 OH माइनस रिलीज करेगा, यानी Ca2 प्लस 2 OH माइनस, तो इसकी एसिडिटी जो होगी, एसिडिटी इक्वल टू 2, n फैक्टर विल बी 2, n फैक्टर। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस का जो होगा Al3 प्लस 3 OH माइनस, तो कितने रिलीज कर रहा है, तो एसिडिटी हो जाएगा हमारे पास, एसिडिटी इक्वल टू 3 और n फैक्टर विल बी 3। ओके, तो बेस के लिए यही टर्म होता है, बेस के लिए एसिडिटी उसका n फैक्टर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ मॉलिक्यूल्स आर सॉल्ट्स, इफ मॉलिक्यूल्स आर, केस थर्ड की अगर बात करते हैं, केस थर्ड, if molecule is salt, अगर मॉलिक्यूल सॉल्ट है तो सॉल्ट के लिए क्या होगा, तो फॉर सॉल्ट टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज,
चार्ज विल बी इट्स एन फैक्टर, एन वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर। सॉल्ट की अगर बात करते हैं, फॉर सॉल्ट टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज लेना है या तो नेगेटिव चार्ज लेना, तो वही उसका क्या कहलाएगा हमारे पास, एन फैक्टर कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास सॉल्ट की अगर बात करते हैं NaCl, NaCl की अगर बात करते हो तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 1 होगा या नेगेटिव चार्ज भी 1 होगा। अगर ये डिसोसिएट होता है Na प्लस Cl माइनस, तो या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी 1 होगा या नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा, 1 होगा। तो इसका एन फैक्टर की अगर बात करते हैं, एन फैक्टर विल बी, एन फैक्टर क्या होगा, 1। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं Na2CO3 का, Na2CO3 की अगर बात करते हैं तो ये डिसोसिएट होगा 2Na प्लस CO3 2 माइनस। टोटल पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करते हैं, एक Na पर प्लस चार्ज तो दो Na पे क्या होगा, +2 चार्ज। तो +2 चार्ज या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या तो टोटल नेगेटिव चार्ज। तो अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज भी अगर लेते हैं तो क्या होगा, 2 होगा, या टोटल नेगेटिव चार्ज भी लेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, यानी एन फैक्टर विल बी 2। एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। AlCl3 की बात करते हैं, तो AlCl3 की बात करते हैं, Al3 प्लस 3Cl माइनस, टोटल पॉजिटिव चार्ज +3 या टोटल नेगेटिव चार्ज भी +3, तो एन फैक्टर की अगर बात करते हैं, एन फैक्टर हो जाएगा, एन फैक्टर क्या होगा, 3। नेक्स्ट अगर बात करते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 की अगर हम बात करते हैं तो इसको डिसोसिएट करते हैं तो 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, टोटल पॉजिटिव चार्ज भी अलग लेंगे तो क्या होगा, 6 आएगा। एक Al पर +3 चार्ज तो दो Al पर क्या होगा, +6 चार्ज, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर 6, एन फैक्टर क्या होगा, 6। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म, अगर मान लेते हैं कोई भी सॉल्ट हाइड्रेटेड है तो वाटर मॉलिक्यूल्स का चार्ज एन फैक्टर में ऐड नहीं होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स कभी भी एन फैक्टर में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, वाटर मॉलिक्यूल कभी भी एन फैक्टर में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, यानी कि हाइड्रेटेड सॉल्ट में वाटर कभी भी एन फैक्टर में इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी Na2CO3 into 10H2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो जो वाटर में जो वाटर होगा वो कभी भी एन फैक्टर में इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी इसका एन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 2 होगा, यानी वाटर नेवर बी ए पार्ट ऑफ एन फैक्टर, वाटर नेवर बी ए पार्ट ऑफ एन फैक्टर, नेवर बी ए पार्ट ऑफ एन फैक्टर। ओके, ठीक उसी तरह से अगर हम बात करते हैं पोटास एलम के K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू 24H2, टोटल पॉजिटिव चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम एल्युमिनियम की बात करते हैं, एक पोटेशियम में +1 चार्ज, दो पोटेशियम पे +2 चार्ज, एक एल्युमिनियम पर +3 चार्ज, दो एल्युमिनियम पर +6 चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, 6, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज will be 6। तो n फैक्टर की अगर बात करते हैं, n फैक्टर इक्वल टू ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज विल बी 8, यानी n फैक्टर विल बी 8, n फैक्टर क्या हो जाएगा, 8। यहां पर टोटल पॉजिटिव चार्ज 8 हो जाएगा, n फैक्टर क्या होगा, 8 हो जाएगा। ओके, तो ये होगा हमारे पास सॉल्ट के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास केस फोर्थ केस में, अगर केस ठीक है
फॉर एलिमेंट, फॉर एन एलिमेंट, फॉर एन एलिमेंट। अगर एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो फॉर एन एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो वैलेंसी, वैलेंसी इन ग्राउंड स्टेट, वैलेंसी इन ग्राउंड स्टेट will be its, ठीक है, n फैक्टर। क्या होगा? n फैक्टर। अगर बात करते हैं हमारे पास वैलेंसी क्लोरीन की, अगर बात करते हैं तो क्लोरीन की वैलेंसी n फैक्टर में क्या होगा? -1, तो उसका n फैक्टर क्या होगा? 1, n फैक्टर 1। तो वैलेंसी इसकी की अगर बात करते हैं, वैलेंसी 1, ओके, -1, वैलेंसी क्या होगा? -1, तो n फैक्टर जो होगा, n फैक्टर विल बी 1। सबसे पहली बात है, ये ध्यान देने वाला टर्म ये है कि जो n फैक्टर होता है एक नंबर होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्म पर डिपेंड नहीं करता है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हमारे पास साइन की बात करते हैं, ये साइन सिर्फ ये कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। साइन सिर्फ ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। n फैक्टर नेवर बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। n फैक्टर कभी भी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं होता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, n फैक्टर नेवर बी नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल, जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। तो यहां पर अगर बात कर रहे हैं तो n फैक्टर नेवर बी नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। ओके, तो फोर्थ केस है फॉर एन एलिमेंट, एलिमेंट के लिए वैलेंसी इन ग्राउंड स्टेट विल बी इट्स n फैक्टर। तो क्लोरीन की अगर बात करते हैं तो क्लोरीन की वैलेंसी -1, यानी n फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। ओके, तो उसी तरह से हमारे पास बहुत सारे टर्म हो गए, यानी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ओके, जैसे क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन की वैलेंसी जो होगी ग्राउंड स्टेट में -1 होगा, फिर +1, +3, +5, +7। ये सभी हमें नहीं लेना है, सिर्फ ग्राउंड स्टेट में जो ग्राउंड स्टेट में जो उसकी वैलेंसी होगा वही उसका n फैक्टर होगा। केस फिफ्थ, केस फिफ्थ की अगर बात करते हैं फॉर आयंस की अगर बात करते हैं तो आयंस पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसका क्या होगा? n फैक्टर। आयंस पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है वही उसका n फैक्टर होता है। ओके, जैसे SO4 2-, तो जो 2- होगा यानी 2 जो है वही उसका क्या होगा? n फैक्टर होगा। माइनस टर्म हमारे पास n फैक्टर में नहीं आता है, तो जो नंबर है वही क्या होगा? उसका n फैक्टर होगा। तो SO4 2- का जो चार्ज है वो क्या है? 2- है, यानी उसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। n फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। ठीक उसी तरह Al+3, तो इस पे चार्ज क्या है? +3, यानी n फैक्टर की अगर बात करते हैं तो n फैक्टर हो जाएगा 3। Na+, एक ही चार्ज दिख रहा है तो n फैक्टर विल बी 1। n फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो केस फिफ्थ में जो अगर बात करते हैं, केस फिफ्थ में तो फॉर एन आयंस, आयंस की अगर बात करते हैं तो उस पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसका क्या होगा? n फैक्टर कहलाएगा। वही क्या होगा? उसका n फैक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट केस है हमारे पास केस 6 केस की अगर बात करते हैं फॉर एन रेडॉक्स रिएक्शन, फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। ओके, या तो दोनों होगा। रेडॉक्स रिएक्शन में या तो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, या हमारे पास क्या होगा? दोनों होगा। तो अगर मान लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में
जो इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वह होता है वही उसका एन फैक्टर होगा। या अगर रिडक्शन है तो डिक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, डिक्रीजमेंट ऑफ रिडक्शन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इट्स एन फैक्टर, विल बी इट्स एन फैक्टर। यानी हमारे पास ठीक है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर will be its n factor। चेंज इन ऑक्सीडेशन या तो इंक्रीजमेंट होगा, यानी अगर बात करें इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर अगर हम बात करते हैं Mn2 प्लस गिव्स आउट MnO4 माइनस, यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिख रहा है हमारे पास, चेंज यानी इंक्रीजमेंट की अगर बात करते हैं, इंक्रीजमेंट है 5, इंक्रीजमेंट कितना है 5, यही इसका क्या होगा हमारे पास एन फैक्टर होगा। यानी इंक्रीजमेंट जो दिख रहा है या हम चेंज जो देख रहे हैं वही क्या होगा एन फैक्टर, यही क्या होगा एन फैक्टर, ये क्या होगा एन फैक्टर। डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर कौन कहते हैं, ठीक है रिडक्शन रिएक्शन, डिक्रीजमेंट नंबर क्या कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ओके, यहां तक Cr2O7 2 माइनस से चेंज हो रहा है 2Cr+3 में, टोटल डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आता है हमारे पास +6, यहाँ एक क्रोमियम का +3, तो टोटल अगर हम बात करते हैं टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 12, एक क्रोमियम पर +6 तो Cr2 है तो 2 क्रोमियम हो गए, तो 2 क्रोमियम पर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 12, एक क्रोमियम पे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो 2 क्रोमियम पे कितना हो जाएगा इधर 6, तो चेंज की अगर बात करते हैं चेंज कितना दिख रहा है, यानी डिक्रीजमेंट कितना दिख रहा है, डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर 6, यानी 6 चेंज की अगर बात करते हैं चेंज कितना हो गया 6, तो 6 ही क्या होगा उसका एन फैक्टर होगा, 6 क्या है इसका एन फैक्टर, यानी इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इट्स एन फैक्टर, वही उसका क्या होगा एन फैक्टर कहलाएगा, वही उसका एन फैक्टर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए यानी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, केस 7 फॉर डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन जैसे मान लेते हैं AX प्लस BY चेंज हो रहा हमारे पास रिएक्शन, यानी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो क्रॉस जो हमारे पास ये हम कोफिशिएंट जो होगा वही उसका क्या होगा एन फैक्टर, यानी x का जो एन फैक्टर होगा b होगा और y का जो एन फैक्टर होगा वो क्या होगा k होगा, इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन में
ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में X का n फैक्टर B होगा और Y का n फैक्टर A होगा। ओके, तो n फैक्टर ऑफ X इक्वल टू A और n फैक्टर ऑफ y इक्वल टू b। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इस टाइप से, अगर हमारे पास NaCl प्लस MgSO4 रिएक्शन हो जाएगा Na2SO4 प्लस MgCl2। ओके, रिएक्शन को बैलेंस के यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 होगा। ओके, तो NaCl का n फैक्टर 1 होगा और MgSO4 का हमारे पास जो n फैक्टर हो 2 होगा। क्रॉस कोफिशिएंट ही उसका क्या होगा, n फैक्टर होगा। यानी NaCl का n फैक्टर 1 यहाँ पर 1 दिख रहा है और MgSO4 का n फैक्टर 2 होगा। MgSO4 का n फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो n फैक्टर ऑफ NaCl इक्वल टू 1 और n फैक्टर ऑफ MgSO4 इक्वल टू 2। क्रॉस कोफिशिएंट ही इसका क्या होगा, n फैक्टर होगा। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये टर्म होता है। ओके, तो ये था हमारे पास n फैक्टर और इस टॉपिक में आज इतना ही था।